नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम अड्डा पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी का एग्जाम पीजीटी केमिस्ट्री का हो चुका है, और जिन भी साथियों ने हमारे चैनल से क्वेश्चंस किए होंगे उनको पता भी चल गया होगा कि पीवाईक्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि 60% क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू से ही आए हुए थे। ठीक है, अब हम स्पेशली फोकस करेंगे हमारी प्रिपरेशन को एचटेट के लिए। जिन साथियों का एचटेट नहीं हुआ है अभी तक, और जो पहली बार एचटेट में अपियर हो रहे हैं या कोई दूसरा चांस है, उनके लिए हम ये बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब हम करेंगे साथियों को, आज से हम शुरू कर रहे हैं जो एचटेट का हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उसको हम शुरू करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या हमसे क्या पूछ रहा है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहे थे करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उनका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्टिविटी का, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हो रही है, तो जो मॉलिक्यूल हमें दे रहे हैं इनके साथ जो ऑर्डर आएगा वो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से। किसकी वजह से आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से। जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही जल्दी बनेगा। जितना स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन उतना ही फास्टर फॉर्म होता है और उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है साथियों। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो, मेनली क्या है कि फिनाइल ग्रुप आपका इनके साथ लगा हुआ है, तो आपको भी पता है कि फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस में होता है अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात की जा रही है। तो जो इनमें मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो कौन सा होता है साथियों? वो होता है जो इसमें PH2 C डबल बॉन्ड CH3 जो बना हुआ है। दो फिनाइल मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल यानी ज्यादा कॉन्जुगेशन है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे स्टेबल बनने वाला है। उसके बाद किसकी बारी आएगी साथियों? उसके बाद सेकंड वाला मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, तो इसके बाद इसका ऑर्डर रहेगा। जिसमें थर्ड वाला फर्स्ट है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी थर्ड मॉलिक्यूल सबसे फास्टर बनाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे स्टेबल बनेगा। फिर सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बारी आ जाएगी साथियों, और फिर आपका आएगा फर्स्ट, और लास्ट में आपका आएगा फोर्थ वाला। क्लियर है? क्योंकि फोर्थ में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करने की बजाय उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा साथियों। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 ये क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। देखो, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, ये क्लियर कर देता हूँ कि हमसे क्या पूछा हुआ है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? कि वो ये कह रहा है कि भाई इनकरेक्ट क्या है, इसमें गलत क्या है, गलत स्टेटमेंट जो है ना वो छांटनी है हमें। कई बार क्या क्वेश्चन में हम गलती कर देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन लगा देते हैं जबकि पूछा इनकरेक्ट होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन क्या है आपके लिए? देखो, पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं? दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द प्योर मेटल। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ट्रू है। ठीक है, दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, ये भी ट्रू है क्योंकि कंडक्टिविटी उनकी रिटेन हो जाती है। दे आर केमिकली रिएक्टिव ना, ये फॉल्स है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं आपके वो केमिकली इनर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट कंपाउंड होते हैं, यानी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये वाली आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये तो बिल्कुल सही है, मच हार्डर होते हैं। कुछ बोराइड्स जो होते हैं, कुछ बोराइड्स जो होते हैं वो तो डायमंड को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, वो किसको रिजेंबल करते हैं? डायमंड के जैसी उनकी हार्डनेस होती है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 वाला जो क्वेश्चन है, हाँ भाई ये भी बता देता हूँ, ये एचपीएससी पीजीटी के अंदर आया हुआ है। एचपीएससी पीजीटी 2024 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिया था।
तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर होता था पहले सॉलिड स्टेट वाला, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे क्या क्या दिया गया है, सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइज होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। किसकी बात कर रहा है साथियों, बीसीसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बीसीसी की बात कर रहा है। बॉडी सेंटर्ड में आपके पास ये होता है। क्लियर। द यूनिट सेल लेंथ, आपके पास यूनिट सेल लेंथ यानी सेल की लेंथ, ठीक है, यूनिट सेल लेंथ जो है वो आपको गिवन है। तो ए की वैल्यू आपको गिवन है 436.6 पिकोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ये 436.6 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, तो मैं इसको बस सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि गिवन द एटॉमिक मास ऑफ सीजियम एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास गिवन है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। डेंसिटी पूछिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है साथियों हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइड बाय में आपका होता है a क्यूब इंटू में na आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है साथियों। na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो d का फॉर्मूला लगाया, d इज इक्वल टू में z, हमारे लिए बीसीसी इस यूनिट के लिए हमारा z क्या रहेगा, 1 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय में क्या आ जाएगा 213। दोनों का मास ऐड कर दो, कितना आता है 213 आता है, 133 प्लस में 80 213 आएगा, डिवाइड बाय में a का क्यूब यानी 436.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई में 6.022 इंटू 10⁻23 आपको गिवन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे साथियों तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 4.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है साथियों, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O है। C3H6O एक मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन, इसका ट्रिपलेट आता है 1.05 ppm के अंदर, ट्रिपलेट आता है 1.05 ppm के ऊपर ट्रिपलेट आया है। ट्रिपलेट का मतलब किसी भी अगर कहीं दो हाइड्रोजन होंगे उनकी वजह से एक ट्रिपलेट आता है। इसका मतलब जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है वहां पर कितने होंगे, दो हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। ऐसा मॉलिक्यूल देखना जिसमें दो हाइड्रोजन आपको एडजेसेंट दिख रहे हैं, बाकी सब में दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपलेट आ रहा है। फिर एक क्वार्टेट आता है 2.3 ppm पे। फिर क्या आता है, क्वार्टेट आता है, वो कितने पे आता है 2.3 ppm पे आता है। क्लियर है, क्वार्टेट रहेगा 3 हाइड्रोजन की वजह से। क्वार्टेट किसकी वजह से आएगा, 3 हाइड्रोजन की वजह से आएगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 में ही दिख रहे हैं, एक पहला ऑप्शन है एक फोर्थ ऑप्शन है। इसका मतलब बाकी के 2 तो आपके होंगे ही नहीं। देखो एनएमआर में भी आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, एनएमआर में भी आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, पहला और दूसरा 2 है। फिर आता है ये सिंगलेट देता है 9.77 ppm पे। अभी 9.7 ppm पे जो सिंगलेट आता है साथियों वो CHO की वजह से आता है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से आता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में ये पूछता है हमसे कि ऑन एडिशन ऑफ 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold salt in presence of 0.052 gram of starch, the coagulation is just prevented. The gold number of starch is, गोल्ड नंबर की अगर बात करते हैं साथियों, किसकी बात कर रहे हैं, गोल्ड नंबर की बात करते हैं। गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है पहले तो उसको देखते हैं, ठीक है। गोल्ड नंबर का हमारे लिए मीनिंग क्या है पहले हम उसको देखते हैं साथियों। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम, अमाउंट ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम एडेड टू 10 ml standard gold salt, 10 ml standard gold salt, ठीक है, which prevents its coagulation, which prevents its coagulation, जो इसकी कोगुलेशन को रोक देता है, ठीक है, on adding 10% of NaCl solution, 10% NaCl solution, यानी कि वो अमाउंट ऑफ स्टार्च जो कि मिलीग्राम में है, कितना अमाउंट ऑफ स्टार्च मिलीग्राम में ऐड करना पड़ेगा 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूट के अंदर। अगर उसके अंदर हम 10% NaCl ऐड कर दें तो उसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाए, उसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं। अब
एक बात आप ये समझिए कि 1 ग्राम जो होता है वो आपके पास होता है 10⁻³ मिलीग्राम के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0.025 आपका ग्राम जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे, अगर मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 मिलीग्राम हो जाएगा सर। ये 25 ही आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। यही क्या है, आपका गोल्ड नंबर है। यही क्या है, आपका गोल्ड नंबर। यानी हमें अमाउंट चाहिए उस सब्सटेंस का मिलीग्राम के अंदर, ठीक है, मिलीग्राम के अंदर अमाउंट चाहिए, तो ये आपका गोल्ड नंबर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर हमसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है भाई। देखो, नॉट ट्रू का मतलब सीधी सीधी सी बात है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या ढूंढना है आपको, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो गलत स्टेटमेंट हमें पहले हम उन वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी नॉट ट्रू ढूंढना है। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। हमसे क्या पूछा हुआ है, पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हैलाइड लिगेंड्स फ्रॉम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हमसे क्या पूछा हुआ है, हैलाइड लिगेंड फ्रॉम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, हैलाइड आयन जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है बिल्कुल ही, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। हैलाइड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, जबकि इसमें पेयरिंग हो जाती है। तो Pf6 3- इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ये बात जो है ना, जो इसने लिख रखी है, ये गलत है। ये इनर ऑर्बिटल नहीं होता, ये फाल्स है। क्यों नहीं होता, ये Pf6 3- जो होता है ना, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे है भाई, देखो इसके अंदर फ्लोराइड लिगेंड है, जो कि क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग तो होगी नहीं, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। क्लियर है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हो, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। पेयरिंग यहाँ पर होती नहीं। पेयरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि जो स्प्लिटिंग में एनर्जी निकली है वो सफिशियंट ही नहीं है, पेयरिंग एनर्जी के बराबर ही नहीं होती, उससे कम होती है। यानी आपकी जो डेल्टा ओ निकल रही है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। अगर वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। पेयरिंग नहीं, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर सी बात है। तो ये वाला आपका क्या है, फोर्थ आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लियर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 97, पेन इज, पेन क्या होता है साथियों, पेन होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी एचपीएससी में आया था। ये क्वेश्चन भी कहाँ आया था साथियों, एचपीएससी में आया था। कहाँ आया था, एचपीएससी 2024 के पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा क्या उन्होंने कि पेन क्या होता है, पेन होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, आप उसको असाइल नाइट्रेट कह रहे हो। हालांकि एच स्टेट ने आंसर की में ऑप्शन यही माना है, एच स्टेट ने आंसर की में ऑप्शन क्या माना है, पर ऑक्सी एसिटाइल असाइल नाइट्रेट माना है। एक्चुअल में पेन क्या होता है, एक्चुअल में पेन का मतलब होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। क्या होता है, एसिटाइल नाइट्रेट होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं अगर बेसिकली देखा जाए, लेकिन एचटेट ने इसको सही माना है, तो इसी से हमें आंसर में जाना है। ये एचपीएससी के पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ है, स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल आया है, पेन क्या होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी रिपीट था एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में, पीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था साथियों, कि when HCl gas is passed through saturated solution of common salt, ठीक है। जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में से अगर हम HCl गैस पास करेंगे, प्योर NaCl प्रेसिपिटेट। अब इस क्वेश्चन के ऊपर क्या है कि वैसे तो आंसर जो माना हुआ है आंसर की के अंदर, वो तो माना हुआ है फोर्थ वन, ये आंसर माना हुआ है साथियों कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl इज लोअर्ड बाय Cl माइनस आयन फ्रॉम एक्वस HCl सॉल्यूशन। तो सीधी सीधी बात है साथियों, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आपको ये दे दिया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब देखो NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्वस मीडियम में Na+ और Cl- आयन जनरेट करके देता है, ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको ये पता है कि अगर मैं इसमें HCl डाल दूं तो
HCl किस में टूटता है, HCl टूटता है H++ में, Cl माइनस आयन में, तो Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ले चटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ले चटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला इफेक्ट होता है, सिस्टम उसके रिवर्स में काम करता है। यानी कि अगर क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ी है तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी मोर NaCl विल बी फॉर्म्ड, मोर NaCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन तो है ही है सही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थर्ड ऑप्शन भी आपका उतना ही सही है जितना आपका फोर्थ ऑप्शन है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, देखो ध्यान से पढ़ो। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, यानी KIP की अगर हम बात करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। आयनिक प्रोडक्ट होता है, इक्विलिब्रियम के अलावा जब भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, अदर देन इक्विलिब्रियम हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट जब एक्सीड करता है, यानी KIP जब एक्सीड करेगा KSP से, तो ऑब्वियसली यहाँ भी तो यही बात कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लोअर है, यहाँ भी यही बात कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लोअर है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और मैंने इसका रेफरेंस भी दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका रेफरेंस या ये रेफरेंस दिया हुआ है कि ये आंसर भी करेक्ट है। इसका मतलब इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। हालांकि एचटेट ने ये माना हुआ है, एचटेट ने फोर्थ आंसर इसका करेक्ट माना हुआ है, एचटेट ने फोर्थ ही माना है और HPSC ने भी अपनी आंसर की में फोर्थ ही माना है, लेकिन ऑब्जेक्शनल है क्वेश्चन, दोनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 99 ये भी आपका HPSC के एग्जाम में आया था। देखो 3 क्वेश्चन लगातार उन्होंने दे दिए हैं पेपर में, 3 क्वेश्चन इसी पेपर से उठा के दिए हैं। HPSC PGT स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ है 2024 के अंदर, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट है, किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट है, हमें ये बात देखनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होने का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा उसी की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। क्लियर, तो Mn3+ की फॉर्म में है, यहाँ पर आयरन भी 3+ में ही है और यहाँ भी आपका आयरन 3+ में है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है और ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ है। तो यहाँ तो पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी पेयरिंग, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, यहाँ बच जाएंगे। और यहाँ भी CO3+ की फॉर्म में है। तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए, जैसे मैग्नीज जो होता है साथियों, मैग्नीज जो होता है आपका उसका एटॉमिक नंबर है 25 का मतलब हो गया 3d5 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये Mn3+ में जाएगा तो ये हो जाएगा 3d4, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन 26 एटॉमिक नंबर होता है, 3d6 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसकी अगर मैं Fe3+ में अगर इसको मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3d5, यानी n की वैल्यू 5। लेकिन n की वैल्यू 5 के लिए 2 केस दे रखे हैं आपको, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का दे रखा है, एक वीक फील्ड लिगेंड का दे रखा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, जब भी पेयरिंग होगी तो 2 पेयर हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1। वीक फील्ड में कोई पेयरिंग नहीं होती साथियों, कोई भी पेयरिंग नहीं होती और यहाँ पर n की वैल्यू बचेगी 5। और फिर आपके पास आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट आता है 27 पे, यानी ये आएगा 3d7 4s2। अगर इसको कोबाल्ट 3+ में लेके जाएंगे तो ये आएगा अपने पास 3d6, 3d6 का मतलब हो गया आपके पास n की वैल्यू फिर से 4 आ जाएगी। ठीक है, n क्योंकि 1 5 तो वैसे भरे जाएंगे, एक पेयर हो जाएगा तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसके अंदर, Fe3+ वाले में, और वो भी वीक फील्ड लिगेंड वाले में। तो वीक फील्ड लिगेंड वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है Fe6, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं फिर से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, क्या पूछा है, नॉट ट्रू। इनमें से सही कौन सा नहीं है भाई। देखो द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर, ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये बात तो ट्रू है भाई, ये बात तो क्या है, ट्रू है साथियों।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर ही होती है। ठीक है, फिर ये पूछता है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ये भी ट्रू है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे बबल करती है। इट कंटेन्स ए मेटलिक कंडक्टर व्हिच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। हमसे फॉल्स पूछा था तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा साथियों, उसको देख लो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट इंटू में एस प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट एस इंटू में एस प्लस 1 एच, या एच कैट भी बोलते हैं। एच कैट या एच क्रॉस का मतलब होता है एच अपॉन में 2 पाई। क्लियर, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ तो एच अपॉन में 2 पाई दिया हुआ है, तो एस अंडर रूट एस इंटू में एस प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई, पहला ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा साथियों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपसे कभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करोगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, अंडर रूट एल इंटू में एल प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहेगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर pH3, इसमें से pH3 के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, pH3 के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। दूसरा, इट इज लेस पॉइजनस देन अमोनिया, बॉन्ड एंगल ऑफ pH3 इज ग्रेटर देन NH3, it does not show reducing properties। देखो, अगर मैं इसमें से बात करूं, पहली चीज तो मैं ये देखना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी इनमें करेक्ट है, कौन सी बात करेक्ट है। तो देखो, नाइट्रोजन यहाँ होता है, फॉस्फोरस यहाँ होता है, अमोनिया के हाइड्राइड, फॉस्फोरस का हाइड्राइड, इन दोनों के बीच में बात चल रही है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज्यादा रहेगा, जाएगी इसके, यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बढ़ जाता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि क्या चीज होती है, अमोनिया किससे लेस बेसिक है, बेसिक करेक्टर हाइड्राइड्स का टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं तो बेसिक करेक्टर हाइड्राइड्स का इंक्रीज होता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो अमोनिया लेस बेसिक होती है किससे, pH3 से। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है साथियों, इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अमोनिया लेस बेसिक है किससे, pH3 से, फॉस्फीन गैस से। फॉस्फीन गैस मोर पॉइजनस होती है, ठीक है, फॉस्फीन गैस क्या होती है, मोर पॉइजनस होती है, ठीक है। सॉरी, pH3 लेस बेसिक है अमोनिया से, उल्टा हो गया, सॉरी मेरी गलती है। pH3 जो है वो आपका क्या है, लेस बेसिक होता है अमोनिया से, मेरी गलती है। क्लियर, pH3 क्या होता है, लेस बेसिक होता है अमोनिया से, यही इसमें क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल pH3 में ज्यादा होगा, P का साइज बढ़ जाएगा। जब एटम का साइज बढ़ जाएगा तो जो हाइड्रोजन जुड़े उनके बीच में, आप ऑब्वियस है कि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, गलत है। pH3 भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती है, ये ज्यादा पॉइजनस होती है, pH3 तो ज्यादा पॉइजनस होती है अमोनिया के मुकाबले। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो राइट ऑप्शन यही रहेगा, पहले वाला ही। क्लियर है, तो मेरी गलती है, सॉरी, थोड़ा मैं ही कैरिड अवे हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट जो है उसको प्रेडिक्ट करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 103 में तो आपके पास बेंजीन के ऊपर NHCH3 लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें NaNO2 डालना है और HCl डालना है। देखो, NaNO2 और HCl जब भी मिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं आपका नाइट्रस एसिड,
ये क्या बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl जब भी मिक्स होते हैं साथियों तो ये बनाते हैं आपके लिए HNO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जब भी किसी अमाइन ग्रुप के साथ बनता है तो वहां पर एजो ग्रुप बनता है, एजो ग्रुप आता है, N डबल बॉन्ड N वाला कंपाउंड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, N डबल बॉन्ड N कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में N डबल बॉन्ड N नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका आएगा सेकंड वन। आंसर क्या आएगा इसका, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कैसे इसका ये आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ पहले। ये वाला मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर N, इसके साथ H और ये CH3 है साथ, ठीक है। HNO2 जो होता है, HNO2 प्रोड्यूस करता है मेरे लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस, नाइट्रोनियम आयन मेरे लिए प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO प्लस, ये अटैक करता है इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो हमारे पास बनता क्या है ये देख लेंगे। हमारे पास ये बनेगा नाइट्रोजन के साथ, एक तो ये ग्रुप जड़ गया, लग गया कौन सा, NO ग्रुप लग गया। ऊपर मेरे पास क्या था, H था, इधर मेरे पास क्या था, CH3, और नीचे क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कौन से, ये हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल गया, और जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला होगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। अगर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन तो सिंपल नाइट्रोजन नाइट्रोजन और N डबल बॉन्ड O बना रह जाएगा, इधर क्या बचा रहेगा आपके पास, CH3 रहेगा। तो यानी आपके पास प्रोडक्ट ये वाला बनने वाला है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको NO प्लस कैसे बनता है। NO प्लस ऐसे बनता है कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है H प्लस आयन के साथ, इससे जो H प्लस आयन निकलेगा, मतलब जो H प्लस आयन होता है उसके साथ ये रिएक्ट करता है और ये बनाता है H2NO2 प्लस। क्या बनाता है, H2NO2 प्लस, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ से NO प्लस आपके लिए जनरेट हो जाता है। सॉरी, इस पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO प्लस बनता है आपके पास, वही अटैक करता है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 में हमसे पूछा हुआ है साथियों कि ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CH2, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड जो है रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस। देखो ये सीधी सीधी सी बात है, आपके लिए DDT बनाएगा। क्या बनाएगा, DDT बनाता है। इसको फिर से लिख लेते हैं, क्या बनाएगा भाई आपके लिए, ये DDT बना के देगा आपको, DDT, ठीक है, DDT बनाएगा। ये हेलोएल्केन हेलोरीन वाले कंपाउंड्स में से आया आपके पास क्वेश्चन। तो DDT जो बनता है, DDT की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कैसे ये रिएक्शन रिएक्ट करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्लोरोबेंजीन ये रहा, इसके साथ रिएक्ट किया किसने, CCl3CHO ने, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 यानी कि H प्लस आयन की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, Cl Cl, ये भी Cl, ये CH और ये O। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये 2 क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। ये वाला मॉलिक्यूल 2 क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, मैं मतलब बता रहा हूँ कि कैसे ये हो रहा है। तो मान लो ये बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन वाला एक, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन वाला रिंग है, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से निकलता क्या है, यहाँ से आपके पास ये वाला H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। इधर इनके दोनों हाइड्रोजन पोजीशन से जाएंगे और ये C डबल बॉन्ड O वाला यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा साथी। जैसे ही H2 मॉलिक्यूल निकलेगा आपका, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो आपका DDT बन जाता है। DDT कैसे बनता है, देखो Cl C Cl Cl और इधर बन गया आपके पास CH, ठीक है, उस CH के साथ आपका एक बेंजीन रिंग ये लग गया, एक बेंजीन रिंग ये लग गया, ठीक है, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है। ये वाला प्रोडक्ट जहां भी आपको दिखाई दे जाए
वही आपका क्या है, सी एच इधर, फिर क्लोरोबेंजीन, इधर भी क्लोरोबेंजीन और CH3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा साथियों, करेक्ट आंसर रहेगा। ये DDT की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, DDT की स्ट्रक्चर है, DDT है, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, ठीक है, एंटी मलेरियल के एजेंट के रूप में यूज करते थे इसको। ये है आपका DDT, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 105। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन ये कहता है साथियों, ये कहता है कि IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। आपको ER कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको बताना है, ठीक है। E और Z फॉर्म आपको पता ही है, एंटेंजर और जुसामिन, ठीक है, EZ फॉर्म के साथ और R फॉर्म के साथ। तो ये जो कंपाउंड आपको गिवन है, इस कंपाउंड का अगर मैं इन गोल्ड रूल इसको अप्लाई कर दूं और फिर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करूं, तो इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा आपके पास, वो आपके पास आने वाला साथियों ये वाला सेकंड वाला। इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, सेकंड वाला आएगा, ठीक है। 2R, आर का आर कॉन्फ़िगरेशन कब आती है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। 4E, ठीक है, 2R 4E फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये R कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर E आएगा। E का मतलब ये देखो, इधर और इधर दोनों ही सेम साइड में। मोर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में आ गए, ठीक है। अब देखो, तो ये 4E, फिर 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और 4 हेक्सीन L, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 106 हमसे ये कह रहा है कि आपके पास इस रिएक्शन में C क्या बनेगा। देखो, इस रिएक्शन में आपको करना क्या होता है कि जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो ये पूरी रिएक्शन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपके लिए लिखता हूँ। तो रिएक्शन में आपके पास है क्या साथियों, यहाँ आपको CH2OH लगा के दिया हुआ है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, CH2OH लगा के दिया है। इसकी रिएक्शन आपसे करवा रहा है HBr के साथ। जैसे ही HBr के साथ रिएक्शन होगी साथियों, आपको मिलेगा क्या, HBr के साथ रिएक्शन होते ही आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको CH2Br मिलता है। अब इस CH2Br की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, आप KCN के साथ करवा रहे हो। जैसे ही आप KCN के साथ करवाते हो साथियों, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, KCN के साथ रिएक्शन करवाते ही ये ब्रोमीन हट जाएगा, उसकी जगह साइनाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, यानी CH2CN बनेगा। अब इस CH2CN की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, H3O+ डाल के उसको हीट कर देते हो। जैसे ही आप ऐसा करते हो साथियों, आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है क्या, यहाँ पर CH2COOH ग्रुप, यानी आपके पास फिनाइल एथेनोइक एसिड बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल एथेनोइक एसिड कहते हैं साथियों, फिनाइल एथेनोइक एसिड। हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी HPSC PGT केमिस्ट्री स्क्रीनिंग 2024 में आया हुआ था, लेकिन ये मिस प्रिंटेड था। ये क्या था, मिस प्रिंटेड था, क्योंकि क्वेश्चन में रिएक्टेंट ही नहीं किया गिवन था, बाकी सब कुछ गिवन था, लेकिन रिएक्टेंट भूल गए थे बेचारे देना। तो ये मिस प्रिंटेड था, ये क्वेश्चन तो ड्रॉप ही होने वाला है वहां से, ठीक है। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, फिनाइल एथेनोइक एसिड आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्वड इन थर्मिट प्रोसेस, इनमें से कौन सी रिएक्शन थर्मिट प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उल्टा है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन्होंने मिसप्लेस कर दिया है। तो थर्मिट प्रोसेस कौन सी होती है, वो तो अगर देखें तो हो ही जाएगी, ठीक है, एल्यूमिनियम को रिप्लेस करके। ये बाकी कोई भी रिएक्शन मेरे हिसाब से तो थर्मिट रिएक्शन में आती नहीं। थर्मिट रिएक्शन, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। थर्मिट रिएक्शन के बारे में पूछे तो थर्मिट रिएक्शन आपकी ये वाली आनी चाहिए। थर्मिट रिएक्शन क्या आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए। थर्मिट रिएक्शन होती है वेल्डिंग ऑफ, थर्मिट रिएक्शन है वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है।
रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सर। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दो आयरन मॉलिक्यूल Al2O3 के साथ रिएक्ट करके आपका Al बनाएंगे Fe2O3, ठीक है, यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे क्रैक। क्लियर है? एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन जो है इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 107 का वो थर्ड वन होने वाला है। क्लियर? आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। इसमें आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 108 में आपसे पूछा है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनॉक्साइड आयन। तो आप सभी को पता है फिनॉक्साइड आयन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये O-, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये है फिनॉक्साइड आयन। अब इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड पे, कार्बन के जैसे 5 बॉन्ड बनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पधार जाएंगे। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा इसका कलर चेंज, पहले मैं ये डबल बॉन्ड बना लेता हूँ पहले, ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मान लेते हैं इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ही आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा नेक्स्ट कार्बन बॉन्ड पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ही, ठीक है। अब मैं फिर से इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ इस कार्बन वाले सिंगल बॉन्ड पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे चले जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज था ही। चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे ऊपर। आपके पास फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगी। इन डबल बॉन्ड की सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो ये चला गया नेगेटिव चार्ज। अब इनमें देखो किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्ट्रक्चर में मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई हमारा, जिसमें मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज, मतलब मेटा पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती साथी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दूसरी बात, एक चीज और देखो, यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, वो पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑक्सीजन के साथ 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ये पॉसिबल ही नहीं है, 5 बॉन्ड कभी नहीं होते। तो ये फोर्थ वन आपका है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछता है साथियों हमसे? क्वेश्चन नंबर 109 में हमसे पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 109 में हमसे पूछा है हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलाइड। तो हेयर क्रीम किसका एग्जांपल होता है? वो इमल्शन का एग्जांपल होता है साथियों। किसका एग्जांपल होता है? इमल्शन का एग्जांपल होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधा टेबल दी हुई है, वो बस टेबल ही आपको याद रखनी होती है। एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री वाले में टेबल दी हुई होती है। इमल्शन का एग्जांपल कौन है? हेयर क्रीम। किसका एग्जांपल है? इमल्शन का एग्जांपल है साथियों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 110 आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये पहले कर लिया हमने, फिर से करवा देता हूँ। आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा इसका, वो प्रोडक्ट जो आपके पास आने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा साथियों? 1 रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ये क्या है आपके पास? थर्मल साइक्लाइजेशन। ये क्या है? थर्मल साइक्लाइजेशन है, थर्मल साइक्लाइजेशन है, ठीक है। थर्मल साइक्लाइजेशन जो है हीट की प्रेजेंस में रहेगा। ये हीट या फिर आपको ऐसे लिखा मिलेगा, इसी की प्रेजेंस में होगा, और ओनली ट्रांस प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें। कैसे मिलते हैं? ओनली ट्रांस प्रोडक्ट मिलते हैं। ओनली क्या मिलते हैं? ट्रांस प्रोडक्ट। यानी ये वाले जो होंगे ये यहाँ जाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने दोनों CH3 के साथ वाले पे डबल बॉन्ड बना दिया, जबकि डबल बॉन्ड उससे नेक्स्ट कार्बन पे आना चाहिए। तो यही ऑप्शन एक करेक्ट बैठता है, जिसमें 4 मेंबर की आपकी रिंग बननी है साथियों। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद।